इसके अलावा फिर हमने कल बात की थी एग्जाम्पल 13-7 की, जिसमें बाकी चीज़ें तो क्लियर थी सारी। फ्री बॉडी डायग्राम आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, सिर्फ इसमें जो एक डिस्कशन पॉइंट था वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन के हवाले से था। बिकॉज we defined that the friction force always acts in a direction which is opposite to the relative motion between the two surfaces. Up till now, इससे पहले तक जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जनरली जिसमें फ्रिक्शंस इन्वॉल्व थी, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में, बल्कि ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स में कहानी कुछ इस तरह की थी कि आपके पास एक फिक्स सरफेस था जिसके ऊपर एक पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा था। तो रिलेटिव मोशन उस केस में एज सच नहीं आ रहा था, आपके पास पार्टिकल था जो कि एक स्टेशनरी सरफेस में मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन जो है वो उस डायरेक्शन, उस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम ऐसा आ गया था जिसमें आपके पास दोनों सरफेसेस मूव कर रहे थे और हमें इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है इस डिस्क के ऊपर, वो उसका डायरेक्शन जो है वो जज करना था। उसके लिए फिर हमने वो रिलेटिव मोशन वाली कहानी जो है वो इस्तेमाल की थी। कि हमने किया क्या था कि हमने देखा था कि दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो किस तरह का है, और अकॉर्डिंगली फिर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो जज करके उसको जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया था। सो ये हमने कल के लेक्चर में एग्जांपल सॉल्व की थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल 13-9, और फिर हम एक या दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अगले टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद फिर हम जो है वो क्विज नंबर 1 कंडक्ट करेंगे। Okay, so starting with today's lecture with example 13-9, आपके पास एक पार्टिकल है which is the 60 kg skateboarder and it coast down the smooth circular track. So the track is smooth. So अगर track smooth है, it means कि you are not going to include this force of friction in your analysis as far as this example is concerned. Now, if the particle or if the skateboarder starts from rest when theta is equal to 0 degrees, so it starts from rest from this position at which theta is equal to 0 degrees, you need to determine the magnitude of the normal reaction which this track exerts on him at theta equal to 60 degrees. So once this particle reaches to theta equal to 60 degrees, ये आपके पास वो theta है, so once this theta reaches to 60 degrees, what is going to be the normal force which this track exerts on the particle? Neglect its size for calculation. It means कि you are taking, you are assuming it as a particle, और आप अपनी analysis जो है वो as a particle लेके जो है वो perform कर रहे होंगे। Okay, first of all, starting with drawing the free body diagram of this particle. So this is going to be, if this is the position of the particle, आपके पास जो tangential axes आ रही हैं वो ये axes आएंगी which are being defined tangent to the curve, and accordingly आपके पास जो normal axes आएंगी they are going to be perpendicular to the tangential axis towards the center. तो ये आपके पास normal axes आ जाएंगी। So t axis और normal axis, ये दो axes आपके पास यहाँ आ गई हैं। Do you require binomial axis in this problem? No, sir. क्योंकि आपका जो मोशन है वो सारा एंटी प्लेन में हो रहा है। द बाइनोमियल एक्सिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस एंटी प्लेन सिंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्टिंग अलोंग द बाइनोमियल एक्सिस। सो आपको समेशन एफ बी की जो है वो जरूरत नहीं है। द टू इक्वेशंस व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर आर समेशन एफ एन एंड समेशन एफ टी वाली इक्वेशंस जो है उनको हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास दो एक्सिस हमने डिफाइन कर दिए हैं। Now coming to the forces which are acting on this particle. The first one is the weight of the particle which would be acting downwards. So हमने weight को जो है वो vertically downwards draw कर लिया. So this is going to be the weight of the particle which would be acting vertically downward. What should be the other force which is involved here? Normal force. It is a normal force. किस एक्सिस के along वो एक्ट करेगी? N axis. So it is going to act along the n axis. So n axis के along हमने से ये normal force draw कर ली, which is this normal force nc. और कोई force जो आप समझते हैं कि यहाँ आनी चाहिए? कौन सी? Centrifugal. नहीं, देखें सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल इस तरह की फोर्सेस हम शो नहीं करते हैं ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस या रिएक्शन फोर्सेस आप जो है वो शो कर रहे होते हैं। ओके, एनसी और डब्ल्यू, व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सर वो स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, उसने मेंशन किया। ओके, क्योंकि स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है तो फ्रिक्शन नहीं आएगी। इन केस के स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ना होता तो देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन?
towards the left. Towards the negative t-axis. Yes, sir. Okay. So the force of friction in that case, if the track is not a smooth track, then the force of friction would be acting towards the negative t-axis. But however, since it is given to us that this is a smooth circular track, so we are not going to include force of friction here. Okay, so these are the forces which are acting on this particle. So if that angle is theta, so this angle should also be equal to theta. ऐसा ही है, ये theta ही होगा. W जो t axis के साथ बना रहा है. Yes, sir. Okay, now how we are going to solve it? Anyone volunteer जो बता सके? सर ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको रिजॉल्व करेंगे और उसके फिर y कंपोनेंट जो वेट के साथ इक्वल करेंगे तो उसे नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाएगा. Basically what we are going to do is we are going to apply summation ft equal to mat. That is, the equation of motion is being applied along the tangential axis. Now can anyone of you tell me what are the forces which are acting along the tangential axis in this free body diagram? सर बस वेट के कंपोनेंट से जा रहा है. सिर्फ वेट का कंपोनेंट है. सो कौन सा कंपोनेंट? इज इट गोइंग टू बी कॉस कंपोनेंट ऑफ वेट और साइन कंपोनेंट ऑफ वेट? कॉस कंपोनेंट ऑफ वेट. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. So W cos of theta should be equal to MAT. Let me say that this is my equation number 1, which I have written the equation of motion along the tangential axis. Okay, now moving to the normal axis and applying the same equation of motion, summation Fn equal to MAN. What are the forces which are acting along the n axis? Anyone volunteer? Normal force and one of the component of weight. Okay, so one is the normal force, which is this NC acting towards the positive n axis. The other one is the component of weight, and since we have included the cos component along in the tangential equation, so यहाँ आपका sin component आना चाहिए. Should it be positive or negative? So it should be negative. NC minus W sin theta should be equal to mv square over rho. So मैं कहता हूँ ये मेरे पास equation number 2 आ गई है. So we have written the equation of motion along the normal and tangential direction, जिससे हमें ये दो equations मिल गई हैं. As far as the number of unknowns are concerned, थोड़ा सा इन equations को अगर गौर से देखें, इन इक्वेशंस में हमारे पास जो एक अननोन है, इट इज दिस वेलोसिटी व्हिच इज अननोन टू अस. द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज अगेन अननोन टू अस. इसके अलावा दिस AT इज आल्सो अननोन टू अस. सो वी हैव 3 अननोन्स. ऑल्दो AT की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूँ तो फाइंड कर सकता हूँ बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज इन इक्वेशन नंबर 1. आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ AT. फाइंड कर सकता हूँ AT की वैल्यू. जी सर. चलिए, सपोज मैं AT की वैल्यू फाइंड करता हूँ और AT की वैल्यू आ जाती है से x, और यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई भी वैल्यू आ जाती है x मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद सोल्यूशन हमारा मजीद कैसे प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 से AT की वैल्यू मिल गई है, बट इक्वेशन नंबर 2 में NC और V दोनों इन्वॉल्व हैं और दोनों अननोन हैं. इट मींस के एक इक्वेशन में दो अननोन्स, वी विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम सम अदर मींस सो दैट वी कैन फाइंड आउट द अदर वन. सर AT से V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. कैसे? सर देखेंगे अगर A की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज करेंगे. अच्छा, एक सेकंड. यहाँ मैंने AT की वैल्यू फाइंड की बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज. मुझे AT की वैल्यू मिल गई x मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एनी वैल्यू. सो शैल आई अस्यूम दैट द AT इज कांस्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम? यस सर, कांस्टेंट. अच्छा, चले मेरे तारिक आप ही जवाब दे रहे हैं ना ये? जी सर. चलें तारिक, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें. मेरे पास एक्सेलरेशन है a इक्वल टू, सपोज किसी प्रॉब्लम के लिए a इक्वल टू 3t, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ t की वैल्यू आप 2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, तो t की वैल्यू 2 पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.
6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या अब मैं ये 6 वैल्यू देख के ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर, ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमें पता लगा, बेसिकली एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, 3t था ना, तो एक्सेलरेशन वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो t के उस इंस्टेंट की वैल्यू डाली मैंने तो एक्सेलरेशन की एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई। सो अब अगर मैं इस प्रॉब्लम पे देखूं, मेरे पास at की वैल्यू ऑल्दो x मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है, लेकिन ये इक्वेशन क्या कह रही है कि at बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इट मींस दैट at इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। जो थीटा चेंज होगा at की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो रही होगी, ऐसा ही है। सो at is now not a constant quantity, it is varying with respect to theta. So if at is varying, how we are going to then relate at with v? सर भी थीटा के साथ काइनेमेटिक इक्वेशन होती है? देखें, थीटा के साथ चेंज होने का मतलब क्या है कि t के साथ चेंज हो रहा है ना, हर इंस्टेंट पे टाइम चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली at चेंज हो रहा है। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स रिवाइज करें। अब अगर at वेरिंग हो रहा है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड t, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन at एंड v नाउ? a equal to dt divided by d theta. ये कौन सा रिलेशनशिप लेकर आए? थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश करें। मैं 30 सेकंड देता हूं तमाम स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा सोच लें। चैप्टर नंबर 12 की मैं बार बार कह रहा हूं काइनेमेटिक्स को भूलना नहीं है, बिकॉज काइनेमेटिक्स आपकी हर प्रॉब्लम में किसी ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल होनी है। हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट at, थीटा एंड v? एक बात तो तय है कि at इज नॉट कांस्टेंट, इट मींस कि आप वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को साइड पे रख दें। यू नीड टू अप्लाई दोस 3 जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो उन 3 जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस में क्या कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर सकें यहाँ? जी, एनीवन वॉलंटियर? अच्छा चलें, हम बात करते हैं 3 काइनेमेटिक इक्वेशन वो हैं कौन सी? कोई बता सकता है जनरल इक्वेशंस? तो जो v is equal to u plus at ये वाली जो होती है? नहीं, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली है ना। हाँ, ये तो कांस्टेंट वाली है, हाँ। कांस्टेंट के अलावा जो 3 जनरल इक्वेशंस थी काइनेमेटिक्स की, जो बिल्कुल पहले चैप्टर में स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। v is equal to d s divided by d theta. यस, ds by dt। और इस तरह a is dv by dt। व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन? अच्छा, a is जो vdv वो वाली थी? जी, ads इक्वल टू v। तो क्या ये रिलेशनशिप हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ फॉर रिलेटिंग at, v and theta? Can't we use this relationship? Because from equation number 1 we can write at is basically, अगर मैं w को mg के तौर पे लिखूं तो mm कैंसिल हो जाएगा, at आपके पास g cos theta है, ऐसे ही है। So putting the value of at to be equal to g cos of theta equal to v dv, लेकिन ये cos theta आया हुआ है और हम ds कर रहे हैं, तो क्या is there any relationship between ds and d theta? क्योंकि d theta होगा तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना दोनों साइड्स को। is equal to r theta. Yes, that's correct. S equal to r या rho theta, so ds equal to rho d theta। rho यहाँ क्या है 4, so आप ds को हटा के यहाँ 4 d theta लगा देंगे और अब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। So coming to the solution of this problem, ये वो फ्री बॉडी डायग्राम है जो कि अभी हमने इससे पिछली स्लाइड पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो ड्रॉ की थी। राइटिंग द इक्वेशन समेशन एफ एन इक्वल टू एम ए एन, वी आर गोइंग टू गेट दिस रिलेशनशिप जो कि हमने पिछली स्लाइड पे लिखा था, एन सी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर रॉ। सिमिलरली अप्लाइंग द इक्वेशन along the tangential axis will give you w cos theta equal to m a t. Accordingly
AT would become equal to G cos theta, and the value of G is 9.81. So AT would become 9.81 cos of theta. So now applying the equation AT ds equal to V dV, it means that 9.81 cos theta ds should be equal to V dV. और जिस तरह अभी हमने बात की है, चूंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इस ds को भी हम इन द फॉर्म ऑफ d theta लिख लेंगे. So ds is rho d theta and rho is 4 here, so it would become 4 d theta. Now we are going to integrate the left hand side from 0 to theta, the right hand side from 0 to v. So once we are going to integrate it, the value of v comes out to be 8.24 meters per second. Then we are going to put this value in equation number 1 in order to find out the normal reaction force, which comes out to be 1529 न्यूटन. सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट. यहाँ एक चीज जो आप गलत कर सकते हैं वो ये कि जब आप AT की वैल्यू थीटा 60 पुट करें तो AT की जाहिर है उस इंस्टेंट पे थीटा 60 पे कोई वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी. ये ना हो कि आप कहें कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू और आप वो जनरल इक्वेशन के बजाय कांस्टेंट एक्सप्रेशन इक्वेशन अप्लाई करके अपना सोल्यूशन जो है वो गलत निकाल लें. नाउ AT की उस इंस्टेंट पे तो जाहिर है किसी भी इंस्टेंट पे जब आप कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, लेकिन AT is basically varying with respect to theta or with respect to time. हर इंस्टेंट पे हर टाइम के चेंज के साथ थीटा भी चेंज हो रहा है तो AT भी जो है वो चेंज हो रहा है. सो बेसिकली AT is a function of theta. So you cannot apply the constant acceleration equations. Rather आप फिर जो है वो general kinematic equations को अप्लाई करते हुए सोल्यूशन करेंगे. Is it clear to all of you? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? सर जो v के लिए हम मतलब हमने फाइंड किए थे तो एक दूसरे फार्मूले से कर सकते हैं हाइट से. कौन सा? √2gh. ये फार्मूला किस लिए, किस अजम्पशन पे या किस चीज के लिए आपने डिराइव किया था, कुछ याद है? सर वो इनिशियली रेस पे होते हैं. इट वाज फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट तारिक? यस सर ऐसे ही था, लेकिन इसमें तो फोर्स नहीं लग रहा. बेसिकली फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है. तो ये क्या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है? इट इज स्लाइडिंग. सॉरी ठीक है, तो वी कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला. जी एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? कोई और सवाल जो कोई स्टूडेंट पूछना चाहे रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 13-9? सर काइंडली थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा ये एग्जांपल. किस स्टेप को? सर ये एक्सेलरेशन वाला जो आपने बताया. देखिए एक्सेलरेशन, अगर मैं लेट मी क्लियर द स्क्रीन. एक्सेलरेशन इसमें आपको जो है वो जहां तक ताल्लुक AT का है, हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो वी स्टडीड दैट सिंस एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड वेलोसिटी आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेम एक्सिस व्हिच इज द टेंजेंशियल एक्सिस. सो आप जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं दे आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन अ पार्टिकल जिसकी आप एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं अलोंग द T एक्सिस ओनली. सो T एक्सिस के अलोंग आप वो स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्मूले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन के आपने 6 फॉर्मूले देखे थे, 6 इक्वेशंस देखी थी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर. 3 of them were the general kinematic equations which were of the form V equal to ds by dt, A equal to dv by dt and A ds equal to v dv. इसके अलावा फिर इन्हीं 3 जनरल इक्वेशंस को आपने कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस में इंटीग्रेट करके 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस जो है वो निकाली थी. एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इन 6 में से कोई सी भी 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या ये जनरल इक्वेशंस इस्तेमाल करनी है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन. अब आपके पास यहाँ जो AT है, AT इज बेसिकली इक्वल टू G cos ऑफ थीटा. तो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इट इज बेसिकली डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा रादर देन कांस्टेंट. ये हर इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल यहाँ मौजूद है, थीटा डिफरेंट होगा, AT की वैल्यू डिफरेंट होगी. पार्टिकल यहाँ मौजूद है, थीटा डिफरेंट होगा, AT की वैल्यू डिफरेंट होगी. सो बेसिकली AT इज चेंजिंग at each and every instant with respect to this theta. So you cannot apply the constant acceleration equations. Rather आपने जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो इस्तेमाल करनी है. अब अगर जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो वो कौन सी इक्वेशन है जनरल काइनेमेटिक वाली जो कि मुझे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और s या थीटा का रिलेशनशिप दे रही होती है? वो आपकी थर्ड इक्वेशन है A ds equal to v dv. So you have applied A ds equal to v dv and since you are applying it along the tangential axis तो आपका ये AT ds equal to v dv बन जाता है. AT की वैल्यू आपको पता है which is G cos of theta है. Since you will be integrating the left hand side with respect to theta, so आपने ds को भी कन्वर्ट करना है in terms of d theta. तो वो आपने कैसे कन्वर्ट किया? आपके पास रिलेशनशिप होता है s equal to r या rho theta. तो यहाँ से आपको ds जो है
वो रॉ डी थीटा के बराबर मिल जाएगा। सो आपने ds को रिप्लेस कर लिया विद रॉ डी थीटा विच इज 4 डी थीटा। अब सिंपली आपने इंटीग्रेट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इज इट क्लियर? जी सर, यस सर।